हेलो एवरीवन, आइए आज हम बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू में डर्मेटोलॉजी की। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी हम शुरू कर रहे हैं और डर्मेटोलॉजी में देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे स्किन की। ठीक है, तो स्किन से ही हमारा डर्मा शुरू होता है, तो स्किन के ही जो डिजीज होते हैं उसी को हम डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। और इसीलिए सबसे पहले हम स्किन की बात करेंगे और स्किन के सारे लेयर देख लेंगे। ठीक, तो स्किन में देखिए हमको बहुत पहले से मालूम है, बेसिक एनाटॉमी से, हिस्टोलॉजी से ही, कि स्किन में 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर वाली को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और बीच वाली को डर्मिस, और नीचे वाली को हाइपोडर्मिस। ठीक, तो ये 3 लेयर होती हैं। और ये डर्मिस देखिए, ये डर्मिस जो मेन लेयर होती है, और एपिडर्मिस एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, और हाइपोडर्मिस इसके नीचे वाली होती है। तो यहाँ पे देखिए यही बताया गया, स्किन हैज 3 लेयर्स। स्किन में 3 लेयर होती हैं और सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस। तो बाहर से जब अंदर जाएंगे सबसे पहले एपिडर्मिस पड़ेगी, फिर डर्मिस पड़ेगी, और उसके बाद फिर सब क्यूटिनियस फैट, या इसी को हम हाइपोडर्मिस या सब क्यूटिस बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस या सब क्यूटिस इसको हम बोलते हैं। और इन सब में ये देखिए, सबके लेयर की बात करें तो देखिए एपिडर्मिस में 5 लेयर्स होती हैं और डर्मिस में 2 लेयर होती है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे बात करेंगे। और इसी में जो डिजीज होती है, तो कई सारी डिजीज बनती है। सारी डिजीज का हम यहाँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे और आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस का बात करें तो देखिए एपिडर्मिस में हमको देखने को क्या मिलते हैं। तो एपिडर्मिस में हमको 2 टाइप के सेल देखने को मिलते हैं, एक केराटिनोसाइट्स होते हैं और दूसरे नॉन केराटिनोसाइट्स होते हैं। तो ये 2 टाइप के सेल हुए। केराटिनोसाइट्स ये देखिए 90% होते हैं, और ये केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ पे होता है। केराटिनोसाइट्स ये केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये देखिए केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम क्या है, केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट से क्या पता चलता है। तो देखिए हॉलमार्क्स ऑफ केराटिनोसाइट्स, तो केराटिनोसाइट्स के हॉलमार्क्स ये केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और ये प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। तो ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं ये केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट। और बहुत सारे डिजीज में यही इफेक्ट हो जाते हैं, उस वजह से हमको डिजीज देखने को मिलती है। अभी हम आगे बात करते हैं। आज इंट्रो है तो इंट्रो में ही इतना देख लिए। और उसको देखिए नॉन केराटिनोसाइट्स ये 10% सिर्फ होते हैं। और नॉन केराटिनोसाइट्स में देखिए लैंगरहैंस सेल्स है, और मेलानोसाइट्स है, और मार्कल सेल्स है। देखिए बहुत ही फेमस चीज़ें हैं लैंगरहैंस सेल्स, जो मोनोसाइट्स स्किन में आके परमानेंट रेसिड्यूज बन जाते हैं, मैक्रोफेज, यानी उसको हम बोलते हैं लैंगरहैंस सेल्स। तो हमको मालूम है कि देखिए मोनोसाइट ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं, और ये मैक्रोफेज जब किसी टिश्यू में परमानेंट रेसिड्यू हो जाते हैं वहाँ पे, तो उस हिसाब से नाम पड़ जाता है। तो जब ये स्किन में मैक्रोफेज परमानेंट रेसिड्यू हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं लैंगरहैंस सेल्स। तो पता चला कि ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होंगे। और ये मिलेनोसाइट्स देखिए मिलेनिन का प्रोडक्शन करते हैं टायरोसिन से, और ये पिगमेंटेशन में रोल प्ले करते हैं, और ये न्यूरल क्रस्ट सेल से बनते हैं। और ये मार्कल सेल, तो देखिए मार्कल सेल ये मैकेनो रिसेप्टर है, और फिजियो के टॉपिक में इस पर हम अच्छे से बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई हमको एपिडर्मिस में देखने को मिलते हैं। और डर्मिस में हम बात करें तो डर्मिस में 2 लेयर होती है। तो डर्मिस में 2 लेयर कौन सी है, देखिए पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। तो पेपिलरी लेयर देखिए 10% होती है, और रेटिकुलर लेयर ये देखिए ये 90% होती है। ठीक, और अब इतनी ही बात की है तो यहाँ पे देखिए पेपिलरी लेयर जो होती है ये लूज अरेंज होती है। ठीक है, ये लूज होगी और अरेंज होगी, यानी फाइबर बहुत अच्छे से अरेंज होंगे, और साथ साथ इसके फाइबर थिन होंगे। तो ये हो गए हमारे पेपिलरी लेयर। और इसी के उल्टा होती है रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर में क्या होता है कि यहाँ पे फाइबर जो होंगे बहुत डेंस होंगे, डेंस के बाद यहाँ पे अरेंज थे तो यहाँ पे इरेगुलर हो जाएंगे, और यहाँ पे थिन थे तो यहाँ पे थिक हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे डर्मिस। तो ये चीज़ बात की। अब एपिडर्मिस में हमारी 5 लेयर होती है। तो 5 लेयर एपिडर्मिस में हमारी कौन कौन सी है, तो देखिए स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और स्ट्रेटम बेसिली। तो ये 5 लेयर हो गई। इसको देखिए हम इससे भी याद रख सकते हैं कि एपिडर्मल लेयर को हम कम लेट्स गेट सनबर्न। ठीक है, तो सनबर्न में हमको यही एपिडर्मिस ही सनबर्न में देखने को मिलती है, तो यहाँ से हम याद रखेंगे। तो ये सी से हो गया हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम, एल से स्ट्रेटम ल्यूसिडम, जी से स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, एस से स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और बी से स्ट्रेटम बेसिली। तो देखिए सबके अलग अलग फीचर हैं, इसको हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये देखिए स्किन है, यहाँ पे देखिए ये हिस्टोपैथोलॉजिकल है, और यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये देखिए सबसे पहले हम एक चीज़ बताएं, ये नीचे वाली जो हमारी है ना, ये जो है ये डर्मिस है, और ये ऊपर वाली देखिए ये जो है ये एपिडर्मिस। ठीक, तो ये देखिए ये ऐसे है ना, ऐसे यहाँ पे देखिए और ज़्यादा पता चल रहा है। देखिए ये बॉर्डर है ऐसे ऐसे, देखिए ये हुआ। तो ये ऊपर हमारी एपिडर्मिस हो गई और नीचे हमारी डर्मिस हो गई। और ये देखिए ये वाला हिस्सा जो एपिडर्मिस में घुसा रहता है ना डर्मिस का, इसको हम बोलते हैं डर्मल पेपिला। ठीक है, तो ये डर्मल पेपिला हो गया। और ये देखिए ये जो एपिडर्मिस वाला हिस्सा है जो यहाँ पे देखिए इसमें घुसा है, इसको हम बोलते हैं रेटेरिज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख दिए। तो ये हमको पता चला, ये हम बता दिए कि जब जो जंक्शन होता है इसका डर्मिस और एपिडर्मिस का, यहाँ पे देखिए हमको फिंगरिंग लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। तो जो डर्मिस का हिस्सा एपिडर्मिस में घुसा रहता है इसको हम डर्मल पेपिला बोलते हैं, और जो एपिडर्मिस का हिस्सा यहाँ पे देखिए डर्मिस में घुसा रहता है इसको हम रेटेरिज बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए ये हमारा रेटेरिज हो गया, और ये वाला हिस्सा जो है हमारा ये डर्मल पेपिला हो गया।
और ये जो जंक्शन इसका होता है, ये जंक्शन इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन, ठीक है। तो ये जंक्शन जो होता है एपिडर्मिस और डर्मिस का, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन बोलते हैं। ये हुआ। और अब आइए हम सबकी बात कर लेते हैं। तो देखिए स्ट्रेटम कॉर्नियम, तो स्ट्रेटम माने होता है लेयर, तो ठीक है, स्ट्रेटम माने लेयर होता है, और कॉर्नियम मीन्स होता है केराटिन। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे बाहर वाली लेयर है, और यहाँ पे देखिए केराटिन हमको प्रेजेंट देखने को मिलेगा, यानी ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है ये फुल्ली केराटिनाइज्ड होती है। और केराटिन, ये देखिए ये डेड प्रोटीन को हम केराटिन बोलते हैं। तो पता चला यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जब डेड है तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होंगे। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम में न्यूक्लियस नहीं होता है और ये फुल्ली केराटिनाइज्ड होती है, यहाँ पे केराटिन प्रेजेंट होता है, क्योंकि कॉर्नियम माने केराटिन होता ही है। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए स्ट्रेटम ल्यूसिडम, देखिए ल्यूसिडम माने होता है क्लियर, तो ये बिल्कुल क्लियर होती है, ठीक है, और ये क्लियर होती है और ये पाम एंड सॉइल पे प्रेजेंट होती है। तो ये जो दूसरी लेयर है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ये क्लियर होती है और ये एबंडेंट अमाउंट में पाम और सॉइल में प्रेजेंट होती है। और उसके बाद फिर देखिए स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, उसके नीचे वाली लेयर, और ग्रेनुलोसम मीन्स होता है ग्रेन्यूल, ठीक है। तो ग्रेन्यूल से हम याद रखेंगे कि ग्रेनुलोसम हुआ। और यहाँ पे देखिए दो टाइप के ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनुलोसम में दो टाइप के ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, एक केराटोहायालिन और दूसरा होता है लैमेलर ग्रेन्यूल, ठीक है, केराटोहायालिन ग्रेन्यूल और लैमेलर ग्रेन्यूल। तो ये केराटोहायालिन ग्रेन्यूल जो होते हैं इनका फंक्शन होता है कि एग्रीगेशन ऑफ केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसका एग्रीगेशन कराते हैं केराटोहायालिन। और ये लैमेलर ग्रेन्यूल जो होते हैं ना, यहाँ पे जो होता है लिपिड प्रेजेंट होता है, लैमेलर ग्रेन्यूल में लिपिड प्रेजेंट होता है, और लिपिड का काम क्या होता है कि ये बैरियर फंक्शन दिखाती हैं। तो ये स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आगे अभी हम बताएंगे और चीज़ें, अभी हम यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन और फंक्शन देखते चल रहे हैं। और उसके बाद फिर देखिए ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ये देखिए स्ट्रेटम स्पाइनोसम, देखिए यहाँ पे सेल प्रेजेंट है। तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम में सबसे पहली बात कि हमको डेस्मोसोम देखने को मिलते हैं। डेस्मोसोम ये देखिए ये सेल से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं डेस्मोसोम, ये प्रोटीन है। और इसमें हमको डिजीज देखने को मिलती है। अभी हम आगे और बात करते हैं, पहले हम नॉर्मल बात कर लेते हैं, फिर आगे हम रिलेट करके बात करेंगे। और फिर नीचे देखिए सबसे नीचे स्ट्रेटम बेसिली है, ये देखिए ये वाली लेयर जो है स्ट्रेटम बेसिली सबसे बेसल लेयर है। और बेसिली क्या है, स्ट्रेटम जर्मिनेटम भी इसको बोलते हैं, यानी इसमें जर्मिनेट करने की सलाहियत होती है। तो ये स्ट्रेटम बेसिली है ना, ये जर्मिनेट करती है और यही यहाँ से इस तरह से हमारी स्किन का ग्रोथ होता है। सबसे पहले स्ट्रेटम बेसिली, फिर ऐसे ऐसे होते होते लास्ट में नॉन न्यूक्लिएटेड सेल बनते हैं जो कि स्ट्रेटम कॉर्नियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्किन की हमारी ग्रोथ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होती है, और इसी को हम बोलते हैं एपिथेलियल ट्रांजिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रेटम बेसिली से स्ट्रेटम कॉर्नियम तक पहुँचने का जो टाइम लगता है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मल ट्रांजिट टाइम। और ये आप बताएं कितना हो सकता है, गेस करें। ये 1 महीना यानी 28 डेज, ठीक है। तो ये 4 वीक होता है, तो 4 वीक हमको याद रखना है, 28 डेज याद रखना है, ठीक। तो ये जो एपिडर्मल ट्रांजिट टाइम है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने को बोलते हैं, और ये 28 डेज होता है। और उसको फिर नीचे डर्मिस की बात की गई। देखिए डर्मिस में दोनों लेयर की हम बात कर चुके हैं कि पेपिलरी और रेटिकुलर लेयर होती है। पेपिलरी लेयर लूज अरेंज होती है और थिन होती है, जबकि यहाँ पे देखिए ये रेटिकुलर लेयर ये टाइट होगी, टाइट के साथ इरेगुलर होगी, और इरेगुलर के साथ साथ ये थिक होगी। तो ये हम बात कर लिए स्किन के लेयर्स की, ठीक है। तो स्किन के लेयर्स की हम बात करें, यहाँ पे देखिए स्किन का हम वेट की बात करें तो ये 4 से 5 kg वेट होता है ह्यूमन में एवरेज। और सरफेस की एरिया की हम बात करें, स्किन कितना सरफेस एरिया उसका है तो 1.7 मीटर स्क्वायर, तो ये इसका सरफेस एरिया स्किन का हुआ। और ये इस तरह से हम कंप्लीट किए। तो पांचों लेयर की बात कर लिए, पांचों लेयर के हम फंक्शन की भी बात कर लिए, ठीक है, इसमें क्या फंक्शन होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इन पांचों लेयर में ना यहाँ पे देखिए कुछ परेशानी आती है जो इनका फंक्शन होता है, उस वजह से हमको स्किन डिजीज देखने को मिलती है, और बहुत ही फेमस स्किन डिजीज देखने को मिलती है, और उसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि हमारा कॉन्सेप्ट अगर यहाँ से क्लियर रहे ना, तो हमको नाम से तो कन्फ्यूजन होगी ही नहीं, नाम से हम जान जाएंगे कि परेशानी हमको किस लेयर में देखने को मिल रही है। तो वही हम यहाँ पे बताने की कोशिश किए हैं। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब दूसरा पार्ट यहाँ पे हम यही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट, ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो दिखाया गया है, आगे जाके डर्मेटोलॉजिक माइक्रोस्कोपिक टर्म्स समझो ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक साथ एक्सप्लेन कर ले रहे हैं ताकि हमारे लिए और आसानी हो समझने में। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रेटम कॉर्नियम के फंक्शन की हम बात किए कि स्ट्रेटम कॉर्नियम का फंक्शन क्या होता है कि ये फुल्ली केराटिनाइज होती है और यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। अब देखिए स्ट्रेटम कॉर्नियम अगर थिक हो रही है ना, तो इसकी अगर थिकनिंग हो रही है स्ट्रेटम कॉर्नियम की, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर केरेटोसिस। तो हाइपर केरेटोसिस इसको बोले अगर ये स्ट्रेटम कॉर्नियम ये थिक हो रही है तब। और ये हमको देखने को मिलता है सोरियासिस में या कैल्यूसिस में। तो ये हो गया अगर ये स्ट्रेटम कॉर्नियम थिक हो रही है तब। और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस नॉर्मली एब्सेंट होता है, लेकिन अगर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं पैरा केरेटोसिस। और ये पैरा केरेटोसिस हमको सोरियासिस में और एक्टिनिक केरेटोसिस में देखने को मिलता है। तो
ये चीज़ हो गई हमारे स्ट्रेटम कॉर्नियम की डिजीज़। और स्ट्रेटम ल्यूसिडम ये पाम और सॉइल पे होता है, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बात करना है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम पे चलते हैं। तो देखिए स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, यहाँ पे देखिए ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखिए, ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, कभी कभी इसमें थिकनेस हो जाती है, और इसमें थिकनेस होती है और वेज शेप की थिकनेस होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में थिकनेस होती है और वेज शेप थिकनेस हमको देखने को मिलती है। तो ये हमको देखने को मिलता है लीचेन प्लेनस में। तो ये स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में हमको वेज शेप थिकनेस में देखने को मिलेगी, और ये हमको देखने को मिलेगा लीचेन प्लेनस में। देखिए यहाँ पे बताया गया वेज शेप्ड हाइपर ग्रेनुलोसिस, ठीक है। तो ग्रेनुलोसिस होगी, थिकनेस होगी नहीं, और ये वेज शेप में होगी। और उसके बाद फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम की बात करें तो देखिए स्पाइनोसम, स्पाइनोसम माने होता है डेस्मोसोम। तो यहाँ पे देखिए हम दिखाएं कि डेस्मोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की डिजीज होती हैं, ठीक है। एक तो थिकनेस रिलेटेड होती है और एक एडिमा रिलेटेड। तो देखिए थिकनेस, तो अगर स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो है इसकी थिकनेस अगर इंक्रीज हो रही है तो इसको हम बोलते हैं एक्एंथोसिस, ठीक। तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम की थिकनेस इंक्रीज हुई तो इसको हम एक्एंथोसिस बोले। और अगर इसकी थिकनेस कम हो रही है ना, तो इसकी थिकनेस कम होगी तो इसको हम बोलते हैं एक्एंथोलाइसिस। क्यों एक्एंथोलाइसिस बोलते हैं? थिकनेस कम क्यों होती है? तो यहाँ पे देखिए डेस्मोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये डेस्मोसोम जब ब्रेक डाउन होता है इनका ना, तो ये सेल आपस में जो अटैच थे ये बिल्कुल डी अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी थिनिंग देखने को मिलती है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं एक्एंथोलाइसिस, क्योंकि यहाँ पे डेस्मोसोम प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से स्ट्रेटम स्पाइनोसम के सेल हैं, यहाँ पे हमको ब्रेकडाउन देखने को मिला। इस वजह से हम इसको बोलते हैं एक्एंथोलाइसिस। जब ये थिक हो रहे थे तो एक्एंथोसिस था, और जब ये थिन हो रहे हैं यानी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है इनका डेस्मोसोम का, तो इसको हम बोलते हैं एक्एंथोलाइसिस, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और दूसरी बात हम करें एडिमा के बेस पे, तो देखिए ये इसमें एडिमा देखने को मिलता है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम में हमको एडिमा देखने को मिलता है। और अगर एडिमा ना इंट्रासेलुलर है, यानी सेल के अंदर हमको एडिमा देखने को मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बैलूनिंग डिजनरेशन, ठीक है। तो बैलूनिंग डिजनरेशन क्या होता है कि सेल के अंदर एडिमा देखने को मिलता है, सेल स्वेल कर जाता है। और ये हमको देखने को मिलता है एचएसवी इन्फेक्शन में, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन में। और उसके अलावा देखिए जो इंटरसेलुलर स्पेस है ना, दो सेल के बीच का स्पेस, यहाँ पे हमको फ्लूइड एक्युमुलेशन देखने को मिलता है। तो ये इंटरसेलुलर अगर एडिमा को देखने को मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं स्पंजियोसिस, ठीक है। तो ये इंटरसेलुलर होगा तो स्पंजियोसिस बोलेंगे। और ये स्पंजियोसिस हमको देखने को मिलता है एक्यूट एक्जिमा में या एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस में, ठीक। तो यहाँ पे हमको फ्लूइड एक्युमुलेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एडिमा होगा। तो इस तरीके से मेजर इंपॉर्टेंट हम बात कर लिए, ठीक है। मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मेजर इंपॉर्टेंट डिजीज की हम बात कर लिए। और यहाँ पे अब आइए हम दिखाएं, ये देखिए यहाँ पे ये जो दिया गया था इसी को हम यहाँ फिर से वो करते हैं। तो देखिए डिस्क्रेटोसिस, तो डिस्क्रेटोसिस की हम बात की कि एबनॉर्मल प्रीमेच्योर क्लिनिकाइजेशन। तो ये क्लिनिकाइजेशन जो होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये 28 डे का टाइम लगता है, ठीक है। 28 डे का टाइम लगता है, इसी को हम बोलते हैं एपिडर्मल ट्रांजिट टाइम। तो अगर ये बहुत तेज हो रहा है ना, तो यहाँ पे जाके हमको नॉन न्यूक्लिएटेड सेल देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे केरेटनाइज्ड सेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर बहुत तेज ये हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं डिस्केरेटोसिस। तो ये डिस्केरेटोसिस हो गया हमारा। और हाइपर केरेटोसिस, देखिए हाइपर केरेटोसिस के बारे में हम बात कर चुके हैं कि अगर ये स्ट्रेटम कॉर्नियम थिक हो रही है तो इसको हाइपर केरेटोसिस बोलते हैं। तो देखिए इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक। और ये हमको देखने को मिलता है सोरियासिस या कैल्यूसिस में। और पैराकेरेटोसिस की बात करें तो देखिए यहाँ पे हम बात किए थे कि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जा रहा है तो इसको हम पैराकेरेटोसिस बोलते हैं। तो ये हो गया रिटेंशन ऑफ न्यूक्लियाई इन स्ट्रेटम कॉर्नियम, और ये सोरियासिस और एकेंटिक केरेटोसिस में हमको देखने को मिलता है। और हाइपरग्रेनुलोसिस की हम बात कर चुके हैं कि जब यहाँ पे देखिए स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में हमको थिकनेस देखने को मिलती है तो हम इसको हाइपरग्रेनुलोसिस बोलते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल लेके चले लीचेन प्लानस की, तो लीचेन प्लानस में हमको हाइपरग्रेनुलोसिस देखने को मिलेगी, ये थिक होंगे। और यहाँ पे फीचर क्या होता है ये कि वेज शेप में इसकी थिकनेस होती है। तो ये हाइपरग्रेनुलोसिस भी हो गया। और स्पॉन्जियोसिस, देखिए स्पॉन्जियोसिस की हम बात किए कि ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो है यहाँ पे जब एडिमा होता है और वो भी इंट्रासेलुलर एडिमा, तो हमको स्पंजियोसिस देखने को मिलता है, नहीं इसको हम स्पंजियोसिस बोलते हैं। और इसका एग्जांपल देखिए एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस हम यहाँ पे बता दिए। और उसके अलावा एक्एंथोलाइसिस, तो एक्एंथोलाइसिस और देखिए एक्एंथोसिस, इस दोनों की बात कर ली है यहाँ पे कि इसी स्पाइनोसम में, स्ट्रेटम स्पाइनोसम में थिकनेस रिलेटेड है। अगर थिकनेस इंक्रीज हो रही है तो इसको हम एक्एंथोसिस बोलेंगे, और थिकनेस डिक्रीज हो रही है तो इसको हम एक्एंथोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है। तो पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे बता दिए। तो आगे जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हम नाम को बता देंगे, और बाकी यहाँ पे हम अच्छे से डिटेल में बता दिए, ठीक है। तो ये हमारा स्किन लेयर भी कंप्लीट हो गया, और स्किन लेयर के साथ साथ यहाँ पे हम जो है इससे रिलेटेड डिजीज़ भी बता दिए।